अच्छा, टॉपिक जो था हम लोगों का, तो जैसा कि टॉपिक में दिया हुआ था कि डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ मुद्दे थे। और क्या था टॉपिक? WTO था सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं नीतू जी, ठीक है? जी सर। भारत, WTO था। हाँ, डब्ल्यूटीओ था भारत में। फिर भारत का विकास और क्षेत्रीय असमानता का एक टॉपिक में। जी। भारत, तो भारत का जो भारत का विकास प्लस क्या था, असमानता ना। जी। असमानता का संबंध, तो असमानता का संबंध होगा क्षेत्रीय असमानता का, यही ना। तो चलिए, इस टॉपिक से आप लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, कुछ बातें बताइए ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कहाँ से मुझे शुरू करना है, किस रूप से। इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं, क्या आप लोग समझते हैं? प्रश्न पीवाईक्यू के तौर पर क्या क्या पूछे जा सकते हैं, बताएं आप लोग। यहाँ इस प्रकार के प्रश्न आते ही क्या दिमाग में सबसे पहले चलेगा? शुरुआत कीजिए, जल्दी बोलने का शुरुआत कीजिए। मेरी आवाज जा रही है आप लोग पास तो जरूर बताने का प्रयास करें। नहीं बोलिए कैसे काम चलेगा, आप लोग सर बोल। जी। सर औद्योगिक विकास के सर ये देख हम्म। सकते हैं। वेरी गुड। और बुनियादी ढांचा, सड़क, बिजली। वेरी गुड। चलिए, और कुछ दिखेगा? सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि असमानता इसमें, में। सबसे सर पहले ये अलग अलग समझने का प्रयास। मतलब हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे सर अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं, भौगोलिक स्थिति को भी बांट के देख सकते हैं सर। जैसे हम्म उत्तरी राज्य या पूर्वोत्तर के राज्य या दक्षिणी राज्य, इस सब का विकास में सर ये असमानता दिखती है ना सर। हम्म। अगर ये तो इसी टॉपिक से आएगा, दो तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन क्या पूछेगा, सबसे पहले तो यही दिमाग में रहना चाहिए। तो शॉर्ट यस क्वेश्चन में किस प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट आधारित शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट टॉपिक से पूछे, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं विकास बनाम वृद्धि। आप लोग पढ़ते हैं टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक होगा। फिर संतुलन, यस सर। संतुलित बनाम संतुलित, संतुलन संतुलन बनाम आपको पढ़ते होंगे, संतुलन बनाम असंतुलन विकास, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ को पढ़ते होंगे, है ना। इस यस सर। तरीके से बनाम बनाम असंतुलन को पढ़ते होंगे। फिर उसके बाद पढ़ते होंगे ट्रिकल डाउन थ्योरी और उसकी सीमाएं, प्रश्न जबकि बीपीएससी पूछ चुका है, पूछा है ना ट्रिकल। जी सर, पूछा है ट्रिकल 16 में। ट्रिकल ट्रिकल डाउन थ्योरी पूछा होगा। ये सब क्या मतलब, विकास डेवलपमेंट वाले भारत का विकास में ये सब क्या कॉन्सेप्ट रखता है? इंक्लूसिव इंक्लूसिव ग्रोथ आप पढ़े होंगे, समावेशी विकास पढ़े होंगे, समावेशी यस सर। विकास पढ़े होंगे। फिर उसके बाद यस। पढ़े होंगे सतत विकास। इस प्रकार के है ना कॉन्सेप्ट बेस आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके भौगोलिक क्षेत्रीय असमानता में ऐतिहासिक कारण, भौगोलिक कारण, औद्योगिक विकास बनाम असमान विकास, अर्थात पश्चिम भारत पूर्वी भारत का कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे ना, विकास के मानक कौन मॉडल काम करता है। बुनियादी ढांचा अगर कम हो तो कैसे वो काम करेगा, कैसे कोई राज्य विकास करेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे बढ़ाना है किसी राज्य के लिए, केरल मॉडल अपनाइए कि गुजरात मॉडल अपनाइए, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर कैसे काम करेगा। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट है ना शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। वही अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग पूछेगा बिहार बनाम विकसित राज्य कैसे, अभी अभी देखिए, अभी हम लोग विकसित बिहार की बात कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं विकसित बिहार होने का, तो बताएंगे? 2030 तक।
तो 2030 तक तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में जोड़ देगा कि प्रति व्यक्ति आय कैसे सृजित किया जाए, बढ़ाया जाए, औद्योगिक पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाए, विकसित, अर्थात इसमें सब टॉपिक जोड़ के आपको प्रश्न पूछ देगा। प्रवासन का मुद्दा, अर्थात प्रवासी बिहारी जो बाहर जाके रहते हैं वो कैसे आते, ब्रेन ड्रेन भी काम कर रहे हैं, अर्थात उनका ब्रेन यहाँ से जा रहा है तो बिहार उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। बिहार ऐसा क्या गलतियां कर रहा है, कमियां कर रहा है, जिसके माध्यम से वो बाहर के लोगों को अपने अपने राज्य में नहीं बुला पा रहा है। तो विकसित बिहार में ये सब कारण और कारक पूछे जा सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को कारण और कारक, और कारक में बहुत से जो भी मैंने डिटेल में चर्चा की, डिटेल में बातें जो की है ना पॉइंट वाइज, तो वो आपको ये सब टैग करके पूछ सकता है। वहीं पर हम सरकारी नीतियों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। सरकारी नीतियों, आप लोग पढ़ते होंगे सरकारी नीति। अभी मान लीजिए औद्योगिक पॉलिसी आया बिहार का, साथ ही साथ अभी सतत विकास लक्ष्य थर्ड आया 3.0 जिसको कर रहे हैं। तो कैसे बिहार इन योजनाओं को है ना विकसित बिहार में बदल सकता है, या हम बात करें भारत के विकास में किस प्रकार से मॉडल अनुरूप एक बिहार समायोजित हो सकता है। क्योंकि इस प्रकार के टॉपिक में बिहार के टैग करके ही प्रश्न पूछना है। क्योंकि सॉरी, बिहार को टैग करके, बिहार को टैग करने का मतलब क्षेत्रीय असमानता के संदर्भ में बात करेगा वो, अर्थात इसका नेगेटिव पॉइंट जो होगा, नेगेटिव व्यू जो होगा, उसी को यह देखने का प्रयास करेगा, समझाने का प्रयास करेगा, आपसे पूछने को प्रयास करेगा। क्लियर, समझ में आएगी बातें? यस सर। हेलो। हाँ, तो ये यस सब ध्यान सर। रखिएगा, ये सब ध्यान रखना। इस प्रकार के पहले तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा, अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा तो हमें क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या हर चीज वो पढ़नी है। अगर मान लीजिए इसके क्वेश्चन में जाइएगा ना, तो पूरा बुक लिखा जा सकता है इस टॉपिक पर, आपका एग्जाम में वो किसी लायक नहीं है। आप लोग सुनते होंगे अक्सर बच्चों से कि हमने इतना पढ़ा है, एग्जाम में हम लिख नहीं पाए। कारण उसके पीछे क्या रहते हैं कि किसी भी टॉपिक का है ना वो व्यू क्रिएट नहीं कर पाता जो एग्जाम ओरिएंट हो। एग्जाम ओरिएंट व्यू क्रिएट नहीं कर पाता। एग्जाम कहाँ से प्रश्न पूछता है? एग्जाम आपके इस प्रकार के जहाँ पर ज्यादा ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जिस क्वेश्चन का नेगेटिव व्यू है जिसको पॉजिटिव व्यू में बदलना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको ऐसे पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। उसमें आपको जब मेंस में लिखना है तो उसको लिख के तो आइएगा ही आइएगा, जिसमें जहाँ अच्छा अगर टॉपिक पता है तो 5 में से आप 4 ले सकते हैं, 7 में से 4 ले सकते हैं, 8 में से 4 ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये जो 38 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, बिना व्यू क्रिएट आपको अधिक अंक नहीं मिलेंगे। यहाँ की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे उस प्रकार का, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं पढ़ा तो नंबर ही नहीं मिलता है। पर यहाँ पर तो आपको बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने व्यू को एग्जाम ओरिएंट बनाइए, कि अगर यही टॉपिक हमसे प्रश्न में पूछेगा तो हमको क्या करना, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना है। तो मुश्किल से आपको पता चलेगा हर टॉपिक से 5 से 6 सब टॉपिक आपको पढ़ना है, सब टॉपिक पढ़ना है, और उसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी। एक क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम बात कर लें, एक क्वेश्चन ले लीजिए कि भारत का विकास जहां समृद्ध विकसित हो रहा है, समृद्ध रूप से या समृद्ध विकसित हो रहा है, वहीं क्षेत्रीय असमानताएं क्षेत्रीय असमानताएं अधिक अधिक मजबूत हो रही हैं, अधिक मजबूत हो रही हैं। युक्ति युक्त रूप से स्पष्ट करें। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि बताइएगा यहाँ पर क्या आप लोग, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको बोले कि मॉडल आपको उत्तर लिखना है तो कैसे इसको बनाइएगा, इस टॉपिक का क्या क्या बातें लिखिएगा, कोई बताइएगा, तो इसको आगे हम डिटेल में आगे बात करेंगे। बताइए। भारत का विकास जहां समृद्ध विकसित हो रहा है, या समृद्धि के साथ विकसित हो रहा है, ये भी जोड़ सकते हैं, समृद्धि के साथ विकसित हो रहा है। आप देखते हो जीडीपी ग्रोथ हमेशा बोल रहा है कि सबसे विश्व में सबसे ज्यादा है, वही क्षेत्रीय असमानताएं अधिक मजबूत हो रही हैं। युक्ति रूप से स्पष्ट करें। चलिए फटाफट आप लोग बताइएगा कोई भी। सर सबसे पहले जैसे सर भारत का विकास जहाँ समृद्धि रूप से विकसित हो रही है सर,
हम्म तो इसको सर अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा सा सर, अगर मतलब जैसे शॉर्ट में सर पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन या लॉन्ग में, हम्म तो सर अलग अलग सेक्टर में सर मतलब थोड़ा थोड़ा सा टच करने का कोशिश करेंगे कि क्या डेवलपमेंट भारत कर हम्म, रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और बताते जैसे जाइए। जैसे रक्षा के क्षेत्र में, या मतलब जो भी है, रक्षा या स्पेस या क्या बोल सकते हैं उसको सर, कृषि के क्षेत्र में। हाँ, बोलते जाइए। और सर फिर उसके बाद इससे इस इस कथन के साथ साथ सर ऐड करेंगे नीचे में कि क्षेत्रीय असमानताएं जो मतलब मजबूत हो रही है, तो उसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे वे बिहार सॉरी भारत के वे स्टेट या मतलब वो पार्ट हम्म जो अभी तक कमजोर रह रहा है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत या ठीक है। उत्तर उत्तर बोलिए। भारत का कुछ क्षेत्र जैसे बिहार, हम्म जिस जिस हम्म सेक्टर में पीछे होते जा रहा है या चूक रहा है, उसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, मतलब वहाँ ये इंक्लूड करेंगे सर। हम्म। उसके और बाद कुछ? आगे सर, नहीं सर, तो हाँ, बोलते बोलते जाइए, बोलते जाइए, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। और कोई बोलेंगे? सर इसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उसको सही हाँ, तरीके से हम क्रियान्वयन करने का प्रयास करेंगे सर। वेरी गुड। और कुछ बताइए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसमें कुछ कुछ एक चीज मिस हो रहा है। पुराने स्टूडेंट कुछ तो बताएं। मनीषा जी जुड़ी हुई हैं, मानसी जुड़ी हुई है ना? सर इसमें यस जैसे सर, जो एक राज्य साइड अगर विकसित। देखा जाए, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत आगे बढ़े हैं, वहीं नॉर्थ ईस्ट के राज्य बिहार ये बहुत पीछे रह रहे हैं। तो इसको ऐसे और भी इसको स्पष्ट करिए, कुछ चीजें जो बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है, कुछ तो बोलिए। सर और फ्रेमिंग कैसे करिएगा? देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना है क्या हमको फ्रेमिंग कहाँ से करना है, तो हम एक पकड़ सकते हैं 1991 के डाटा से हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या आया, उदारीकरण हमारा आया। उदारीकरण आया ना, उदारीकरण ने क्या किया, उदारीकरण ने यस कुछ सर, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को बदला, एलपीजी। जैसे तीव्र आर्थिक विकास को बल दिया। अगर मान लीजिए, अगर हमारे उदारीकरण की स्थिति अगर नहीं आती, तो क्या हम उसी ग्रोथ रेट से बढ़ पाते जो ग्रोथ रेट से हम लोग कंप्ला कर रहे हैं आज? नहीं सर। विकास लाया ना, तीव्र आर्थिक विकास किया। अब तीव्र आर्थिक विकास किया तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, जे देश का जो जीडीपी था, जीडीपी उसको क्या किया, वृद्धि किया होगा। फिर उसके बाद इसने क्या यस किया, सर, बुनियादी ढांचा को बढ़ाया। यस सर, बिना इसके पॉसिबल था? क्योंकि इसी का सब है ना। फिर उसके बाद आगे जब हम बात करते हैं, अब वर्तमान डिकेड को जोड़ देते हैं, अगर हम 14 के बाद की स्थिति जोड़ लें, तो इसमें डिजिटल विकास हुआ, या हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात की, और उसमें सब आप जोड़ दीजिएगा, इकोनॉमिकल और जो अभी एआई का कॉन्सेप्ट आया उसमें डिजिटल, ये सब समग्र ने क्या किया, वैश्विक स्थिति में क्या किया होगा, वैश्विक स्थितियों में क्या किया होगा, पॉजिटिवनेस लाया होगा, जिससे राष्ट्रीय प्लस क्षेत्रीय स्तर पर मांगों को बढ़ाया होगा। यही सब किया होगा ना, समृद्धि विकसित रहा होगा, भारत का यही नेचर रहा होगा ना, बताइए। यस सर। मांगों को यस विकसित सर। किया होगा। तो ये फ्रेमिंग में ये ध्यान रखना है कि ये सब बातें चर्चा हो जाना चाहिए, हम अगर भूमिका में बात कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए मैंने ऐसे बताया, इसको शब्द दे दीजिएगा आप लोग। अब देखिए, ध्यान रखिए, पर हम जब इसकी बात करते हैं तो एक विरोधाभास भी आपको मिलेगा। विरोधाभास क्या मिलेगा, कि विरोधाभास इसके पक्ष में, कि क्या जो विकास है वो सभी राज्यों को समान रूप से मिला, सभी राज्यों को समान रूप से मिला, समान अवसर या समान रूप से मिला। जैसे हम बोलते हैं समानता सबको समान मिली। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न है, यही क्षेत्रीय असमानता को जन्म देता है, यही प्रश्न है, आप लोग को समझना और समझाना है।
अब जैसे बात करते हैं, कुछ राज्य थे जहां पर हम बात कर ले, ये झारखंड राज्य है जो पहले बिहार हुआ करता था, उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा आपको ये क्षेत्र है, फिर है ना, ये सब जो मिनरल्स वाले क्षेत्र थे, यहाँ के संसाधनों को निकाल निकाल के कुछ राज्यों में भेज दिया गया, ठीक है ना। इसके बदले में इन राज्यों को उतनी जितने मिनरल्स निकाल के दूसरे राज्यों जहाँ इंडस्ट्री था डेवलप किया गया था, उन राज्यों में जितना विकास हुआ उसके अनुपात में इन राज्यों का विकास हुआ ही नहीं। इसके लिए नीतियां बहुत जिम्मेदार थी, इसमें दो राय नहीं था। हालांकि यह समझना का पक्ष ये भी है कि क्या वो राज्य हकदार थे या नहीं थे, जहां से मिनरल्स निकाल के ले गया तो क्षेत्रीय असमानता जन्म दिया। तो क्या क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए हमने कोई नीतियां ऐसी बनाई जहां पर गया है उनका संसाधन, और जहां इन दोनों राज्यों के पास, ए और बी राज्यों के पास जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हुआ होगा उसका बंटवारा हो सके, ऐसा कुछ हमने पॉलिसी बनाया नहीं बनाया। तो क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर मान लीजिए इन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक शॉप लगा रहे जिसमें 4 भागीदार हैं, ठीक है ना, 4 भागीदार हैं, और सबके अलग अलग एसेट लगाए हुए, कोई पूंजी लगाया हुआ, कोई श्रम लगाया हुआ, कोई मैनेजमेंटियल देख रहा है, कोई देख रहा है कि हम बाजार को देख लेंगे। तो चारों के श्रम अलग अलग लगे हुए हैं। जब जो हम बात करते हैं ये कंपनी के तौर पर, कंपनी कोई भी कंपनी का नाम रख लीजिए आप, ठीक है ना, तो चारों की भागीदारी का समान मेहताना मिलता है, या हम बात बोले वेतन मिलता है, या कुछ भी प्रॉफिट हो, शेयर जो भी इसका रखा हो। तो जब हम ये कंपनी के तौर पर देखते तो इन राज्यों के साथ क्यों नहीं कर पाए, ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए? उसके पीछे राजनीतिक कारण और प्रशासनिक इच्छा शक्ति, या किसी प्रकार का राजनीतिक तोड़ जोड़ रहा होगा। तो इन सभी पक्षों के बीच में वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? जो यह स्थिति है जो इतना जन्म दे दिया, फिर आप बाद में करते हैं बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट देते हैं ना। तो ये बीमारू राज्य को हम कैसे फिर ठीक करेंगे? तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर उत्तर लिखने की जरूरत है। अब देखिए, विकास के समृद्धि के संकेत क्या है? अगर हम बात कर लें विकास के साथ समृद्धि, जो प्रश्न का थीम था, संकेत क्या है, तो यहाँ पर कोई बताएंगे क्या क्या संकेत हो सकते हैं, और इन संकेतकों के आधार पर असमानता कैसे बढ़ गई? ये कुछ बताइए पॉइंट। यस सर, प्रति व्यक्ति आय, बताइए। यस सर, प्रति व्यक्ति आय हो गया प्रति सर। आय में वेरी गुड, प्रति व्यक्ति आय। और कुछ दूसरा बताइए। सर गरीबी को सर हेल्थ डेवलपमेंट सेक्टर में जा सकते हैं सर। समृद्धि, देखिए समझने का प्रयास कीजिए, कीवर्ड्स आपको निकालने हैं जो आपके पूरे आंसर को है ना जस्टिफाई करता होगा। अब मान लीजिए स्वास्थ्य आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, स्वास्थ्य लिख दीजिएगा, तो क्या पूरे कीवर्ड को, या मान लीजिए कुछ भी आधार पर बनाइएगा जिसके आधार पर आप पूरे टॉपिक को डिफाइन कर रहे हो, क्या इससे स्वास्थ्य पूरा टॉपिक डिफाइन हो जाएगा? इसके अंदर भी बहुत सी चीजें होंगी ना, या इससे सर अलग होंगी? तकनीकी शिक्षा पर जोर, और बोलते जाइए। जैसे सर तकनीकी मतलब शिक्षा पे जोर। अकेले अकेले सर स्वास्थ्य को नहीं लेकर के आधारभूत संरचना का विकास ऐसे करके जोड़ सकते वेरी हैं। गुड, आधारभूत संरचना। देखिए अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए, जीडीपी आप लोगों ने बोला, एक पार्ट है वो ना, उच्च आर्थिक वृद्धि दर। वृद्धि दर, यस सर। तो ये इसमें और भी सब टॉपिक हम जोड़ सकते हैं, जैसे फिर उसके बाद क्या हो सकता है, आधुनिक अवसंरचना। आधारभूत संरचना, यस सर। आधुनिक अवसंरचना, अवसंरचना में हम कुछ भी डाल सकते हैं, सड़क, डिजिटल शहरीकरण, स्वास्थ्य में हम समृद्धि लाएंगे तभी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल पक्की मकान है, ईंटों के निर्माण से थोड़ी होता है, सड़क निर्माण से थोड़ी होता है। हम स्वास्थ्य को ठीक नहीं करेंगे, इसके सब प्रोडक्ट निकल के आ जाएंगे। हाँ सर। तो ये सब चीज थोड़ा समझने की जरूरत होगी। फिर वैश्विक निवेश को हम लाएंगे, वैश्विक निवेश होगा ना, यस प्लस सर। व्यापार में वृद्धि होगी। और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी क्या करता है, आईटी क्षेत्र, सेवा क्षेत्र हमारा है ना, अच्छा, यस सर। सेवा क्षेत्र, जिसमें हम आईटी को शामिल कर लेंगे। फिर सेवा क्षेत्र, इसी के अंतर्गत सेवा, स्टार्टअप कंपनियां जो है, स्टार्टअप
कंपनी, स्टार्टअप योजनाएं जो है हमारी हैं, ये सब को शामिल कर लेंगे। अब है कि इससे क्या होगा, इन सभी से क्या होगा, संपत्ति और अवसरों का सृजन होगा, होगा ना, यस सर। अवसरों का सृजन होगा। ये फैक्ट समझ पा रहे हैं, संपत्ति और अवसर का सृजन कैसे होगा? सॉरी ये सर, बट फैक्ट, सर एक बार सर क्वेश्चन सर थोड़ा सा और रिपीट क्वेश्चन जैसे भारत का विकास जहां समृद्ध रूप से विकसित हो रहा है, वहीं क्षेत्रीय असमानता अधिक मजबूत हो रही है। युक्ति युक्त रूप से स्पष्ट करें तो यहाँ पर क्वेश्चन यह है, समृद्धि के संकेतक क्या होंगे जिससे देश समृद्ध हो रहा होगा? हम जीडीपी ग्रोथ को केवल थोड़ी बताएंगे कि जीडीपी ग्रोथ हमारा एक आंकड़ा हम दे देंगे, जैसे उच्च आर्थिक वृद्धि दर में 9.2 का जो अभी बजट में आंकड़ा, फिर अभी बहुत से रेटिंग एजेंसियों ने आंकड़ा जारी किया, वो सब तो लिख देंगे, पर की पॉइंट के तौर पर जब इसकी बात करेंगे तो कुल मिलाकर संकेतक आर्थिक समृद्धि की बात होगी। जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो कैसे प्राप्त होगा? होगा। नो सर। और जब ये प्राप्त होगा तो क्या होगा, संपत्ति और अवसर सृजन होंगे, तो जिसके कारण सभी को इसी रूप से मिलना चाहिए ना, सभी को बराबर, वो बड़े राज्य हो, छोटे राज्य हो, मंझोले राज्य है, कोई भी हो, सबको यह समृद्धि मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यही ना है। पर ये हो नहीं पा रहा, हो क्या रहा है कि असमानता हो जा रही है। असमानता किस रूप से हो रही है? क्षेत्रीय असमानता। अब क्षेत्रीय असमानता में बहुत सी बातें आ जाएंगी, जैसे क्या क्या आएंगी, आप कोई बता सके? हम क्षेत्रीय असमानता को अगर हम परिभाषित करेंगे तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ने के कारण क्या क्या है, यस सर। बताएंगे? कोई बताइए। प्रति व्यक्ति आय में सर कमी अलग अलग स्टेट में सर। हाँ बताते जाइए, और बताइए। रोजगार सृजन में कमी सर। वेरी गुड, और बताइए। उसके बाद सर इंडस्ट्रियलाइजेशन सर, औद्योगिकरण। वेरी गुड, और बोलिए। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, असमानता के कारण की हम बात करें तो सबसे पहले क्या रखना है? असंतुलित विकास हो रहा है, यही हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। असंतुलित विकास, जो हम विकास को समान रूप से नहीं कर पा रहे, जो बैलेंस्ड ग्रोथ हमारे यहाँ नहीं हो रहा। कोई राज्य इतना विकसित हो रहा है, कोई राज्य नीचे स्तर पर आ जा रहा है, तो उसके लिए बहुत सा है। पश्चिम और दक्षिण राज्य का विवाद है, अलग कॉन्सेप्ट है। पूर्वी और उत्तरी राज्य का अलग है, जैसे बिहार झारखंड की बात करें, अभी भी पिछड़े हैं। तो इसके पीछे क्या, किस प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि हम किस प्रकार के धारणाओं को विकसित कर पाए, जिसके आधार पर अभी तक हम उसको सृजित नहीं कर पा रहे, या समायोजित नहीं कर पा रहे, या उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब इसकी समग्र अध्ययन कीजिएगा तो यही सब बातें निकल के आएगी। असंतुलित विकास जो है उसको संतुलित करो भाई। पहले अलग अलग मॉडल बना के रखे हुए, ठीक है, अमीर क्षेत्र अमीर होते जा रहे हैं, इसके कारण यही सुनते होंगे ना, अमीर क्षेत्र यस सर। अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब क्षेत्र गरीब होते जा रहे हैं, या गरीब ही रह जा रहे हैं। गरीब क्षेत्र गरीब ही रह जा रहे हैं। अब इसके लिए क्या होता है? इसके लिए केंद्रीय मद है, उसका बंटवारा आपको ठीक से करना होगा। मद का बंटवारा, हिस्सेदारी ठीक देनी होगी, जैसे जीएसटी में हिस्सेदारी, वित्त आयोग के द्वारा हिस्सेदारी, अनुदान आपको सही तरीके से करना होगा। फिर आपको पार्टी जो होती है, केंद्र की पार्टी, राज्य की पार्टी, उसके अंतर्गत एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो बात ये कर रहे थे, जब इसकी बात करेंगे आप लोग कि हाँ ये क्यों हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हमको ये सब सारी चीजें बदलाव करने होंगे, तो जाके ठीक होगा असंतुलित विकास। अब इसके साथ साथ ध्यान क्या रखना है कि जब इसकी बात हो रही शहर केंद्रित, इसका दूसरा कारण क्या है? शहर केंद्रित विकास। हमने धारणा बना रखा है विकास क्या होगा, शहर केंद्रित होगा। गांव आधारित हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को उस रूप से देखा ही नहीं कभी है। हम जब भी गांव के विकास की धारणा देखते हैं तो हम सीधा कृषि को पिछड़ेपन के से जोड़ देते हैं, जोड़ के देखते हैं।
कि हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा समाज सब पिछड़ापन है कृषि में अभी भी। हमने कभी ग्रामीण को एक विकास केंद्र के तौर पर नहीं देखा है। देखा है आप लोग कहीं पढ़े होंगे इस तरह? अभी हाल के दिनों में वो बदलाव हुआ अलग मैटर है, अभी हम तो कारण ढूंढ रहे हैं ना। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। हाँ, जी तो जी। ये चीजें ध्यान रखना है कि शहर केंद्रित विकास पर हम लोग मॉडल पर काम करते हैं। इसलिए देखते होंगे इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ग्रामीण ग्रामीण शहरी है ना, शहरी अंतर बढ़ा है। क्यों लोग सब गांव से निकलकर बाहर बड़े राज्यों में जाना, बड़े शहरों में जाना चाहते हैं? क्योंकि उनसे क्या, उनको लगता है कि हम वहाँ जाएंगे हमको रोजगार अधिक मिल जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य अवसर अधिक मिल जाएंगे। तो क्या इस प्रकार की धारणा जब रहेगी तो क्या कभी संतुलित विकास हो पाएगा? अगर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो कोई भी गांव का आदमी यह कभी सपने में देख सकता है कि उसके आसपास के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हायर एजुकेशन उच्च क्वालिटी का होगा? या हम जो रोजगार कौशल विकास की बात कर ले, बहुत अच्छे बैलेंस वाले जो, जहां से हमको रेवेन्यू जनरेट हो सके उस प्रकार का हमको नौकरी करना है, तो क्या वो कल्पना कर सकता है कि 15 20 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में इस यहाँ घर है इसका 50 किलोमीटर के रेंज में उसको यह जॉब मिल जाए? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमने उस प्रकार की धारणा को बढ़ाया ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं आज तक। तो इसलिए हमने क्या ध्यान ना बना रखा है, शहर केंद्रित विकास का। वो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, नोएडा हो, आपने एक केंद्र को डेवलपमेंट का, एक शहरी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर चला है। ग्रामीण विकास के इधर हाल के कुछ दिनों में हमने हालांकि पंचायती राज व्यवस्था को सृजित किया है, पर इस रूप से सृजित नहीं किया कि लोगों को रोजगार दे, इस रूप से सृजित नहीं किया कि लोगों को अवसर दे, इस रूप से सृजित किया ही नहीं लोगों को बेहतर अवसर दे। वो अभी भी अपने उसी हालत में है जिस हालत में आप देखते होंगे आज से 90 के दशक में। अभी भी बहुत से पंचायतों में बीआरसी भवन का कंडीशन जाके देख लीजिए, तो वो क्या रोजगार देगा, क्या अवसर देगा, क्या वो सृजित कर पाएगा? तो इसलिए धारणा आपको समझ, क्षेत्रीय जो असमानता का मूल कारण में हमने विजन को इस रूप से देखा है जहां पर असमानता को जन्म दे रहा है। फिर मानव पूंजी में अंतर आप देखते होंगे, देखते हैं मानव पूंजी में अंतर। यस सर। जैसे विकसित राज्यों में बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य कौशल उपलब्ध हो जाता है, पिछड़े राज्यों में इसकी कमी हो जाती है, जिससे सीधा सा अंतर समझिएगा, प्रोडक्टिविटी गैप यहाँ से बनेगा। क्या बनेगा? पीआर प्रोडक्टिव, जो हमारा प्रोडक्ट निर्माण होता है, जो हम खुद से अपना प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, कमजोर हो जाता है, प्रोडक्टिविटी गैप हो जाता है। दूसरा क्या होगा कि हम इनकम क्या हो जाएंगे, इनकम में कम हो जाएंगे, इनकम जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे इनकम जनरेट? इनक्वालिटी आपको बढ़ता जाएगा। तो ये समझ के देखिए मानव पूंजी में अंतर होने का क्या है, जो हमारा मानव वो प्रोडक्टिविटी उसमें आएगी नहीं है, अलग अलग विकल्प दे ही नहीं पाएगा, वो कमजोर बना पड़ा रहेगा। हाँ, जनसंख्या में हम विश्व के सबसे बड़े देश तो के तौर पर उभर के आ जाएंगे, राज्य के तौर पर आ जाएंगे, प्रति व्यक्ति घनत्व के तौर पर हम आ जाएंगे, पर हम प्रोडक्टिविटी के तौर पर है ना, मानव पूंजी जो एक व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ दे सकता है राज्य के तौर पर, वो नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीजन यही है कि हमने मानव पूंजी के अंतर को कम करने के लिए विकल्प तलाशे ही नहीं है। इसलिए ये सब सारी चीजें हैं, उसको कैसे हमको राज्य का एसेट बनाना, देश का एसेट बनाना, ये धारणा हमने विकसित किया ही नहीं है। हालांकि इधर हम अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे, ये 90 से लेकर 2014 के बाद, या हम 14 से लेकर 15 की बात कर रहे हैं। इसके बाद धारणाएं कुछ बदली है, जहां पर कुछ चीजें हो रही हैं, पर हम आर्थिक समृद्धि का समग्र अध्ययन कर रहे हैं ना, समग्र अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब बातें पहले बोलनी होगी आपको। उसके बाद जब हम इसके सकारात्मक पक्ष में आए तो 14 के बाद की स्थितियां जो बदली हैं, जिसमें मानव केंद्रित विकास की बात की जा रही, सतत विकास की बात की जा रही है, साथ ही साथ जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट लिंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह सब चीजें कम होता हुआ दिख रहा है। पर अभी भी हमको सफर बहुत दूर तक तय करना है, जहां अमेरिका जापान जैसे देश जो है अपने मानव पूंजी को विकास के लिए एड़ी चोटी का बल लगाए हुए, हम वहाँ पीछे रह जाते हैं कहीं ना कहीं। यही सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब अवसंरचना में असमानता है, अवसंरचना का असमानता है ना, दिखता आप लोगों को? यस सर। हाँ, अवसंरचना की असमानता, असमान वितरण भी हम लोग इसको कहते हैं।
तो असमान वितरण है तो कैसे? शहरी ग्रामों में भी वितरण देखने को मिल जाएगा, ये असमान है। क्षेत्र क्षेत्र विशेष में, गांव में भी कुछ गांव में ऐसे हैं, मान लीजिए आपका पंचायत ये क्षेत्र है, ये में कुछ ऐसा गांव विकसित होगा, ये गांव में आपको कुछ संसाधन ही नहीं मिला हुआ है, अभी भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है चीज़ों को लेकर, संसाधनों के वितरण को लेकर, हमको यहाँ बिजली पानी और ये सब चीज़ें दे दो, इंदिरा आवास दे दो। तो शहरों की तो बात बहुत दूर की बात है, पूरे भारत की हम बात कर ले, अभी भी देखेंगे पीएम आवास योजना में देखेंगे फर्जरी कितना आया है। अभी फिर से इस पर बात हो रही है, जल जीवन मिशन को लेकर अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था पेपर में, वो ईडी ने पेपर कटिंग देते उसमें पढ़ते होंगे आप लोग ना, तो उसमें दिया होगा कि हाँ ये चीजें जल जीवन मिशन को लेकर कितनी अनियमितताएं, फिर से इसका पुनर्निर्धारण किया जाए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि असमान वितरण पॉलिसी हम लोग अपना रखे हैं, उसमें पॉलिसी में ऐसा कोई मानक बना ही नहीं रखे हैं जिसके आधार पर एक व्यक्ति को अगर अधिकतम लाभ मिल गया है तो दूसरे व्यक्ति को उसका दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित हो जाए। एक लाभ ले रहा है तो लाभ लेता ही जा रहा है, और एक को लाभ नहीं मिल रहा तो मिल ही नहीं रहा है। इसलिए तो आप देखते हैं इंदिरा आवास में बहुत सी ऐसी अनियमितताएं देखने को मिलती है, या राशन जो पहले बढ़ता था बीपीएल परिवारों को देखते होंगे, जिसके घर मकान पक्के मकान है उसको फिर से मकान मिल रहा है, अनाज मिल रहा था। अब हम लोग डीबीटी के माध्यम से चीज़ें ठीक कर पाए हैं, एआई का नए कॉन्सेप्ट लगा जिसके आधार पर हम चीज़ें सुधार पा रहे हैं। अभी देखेंगे एआई के प्रयोग से 70,000 करोड़ का कोई टैक्स चोरी करता हुआ आपको रेस्टोरेंट पकड़ा गया। अब सोच के देखिए 70,000 करोड़ का अगर गबन वो कर रखा है, वो भ्रष्टाचार कर रखा है, हमने ऐसी कोई नीतियां बना रखी है ऐसे भ्रष्टाचार को कम या समय समय पर आकलन करने के लिए? ये सब क्या करता है? असमान वितरण को जन्म दे देता है। एक पूरा खाया जा रहा है, मलाई पर मलाई खाया जा रहा है, और दूसरा उसके लिए ताक रहा है, उसको दूध दूध का जो जला हुआ नीचे जो पेंदी में रहता है ना, वो भी नहीं मिल रहा है बेचारे को। तो ये असमान वितरण को जन्म दे दे रहा है। ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है ना? कुछ समझ पाए बात को? यस सर। तो ये सब चीजें आपको बतानी होगी। उसके साथ साथ क्या करना होगा, इसके साथ साथ आप ये सब चीजें भी बताने का प्रयास कीजिएगा। जब हम इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको यह बनाना होगा कि हाँ, कृषि बनाम उद्योग असंतुलन अभी भी है। कृषि बनाम उद्योग, अब ये कैसे है, अब कोई बताएंगे? कृषि बनाम उद्योग की, हेलो, यस सर। बताइए। यस सर केवल करिएगा, इसका कोई उपाय भी बताइएगा। बोलते जाइए, जितना बोलिएगा, मैं कितनी बार आप लोगों को बोलता हूँ, जितना बोलिएगा खुलकर बोलिएगा उतना आप लोगों का आइडियोलॉजी विकसित होगा, और उतना ही बेहतर मेंस लिख कर आइएगा, उतना ही बेहतर इंटरव्यू देकर आइएगा। आप लोग तो इंटरव्यू देकर आए हाल फिलहाल में, आप लोग इस सब चीज को महसूस किए होंगे ना। यस सर। आप इसको बोलने की कोशिश कीजिए, कृषि बनाम उद्योग असंतुलन कैसे हम इसको बता सकते हैं। सर एक तो सर ये कंसेप्ट मतलब बहुत दिनों से देखा जा रहा है सर, कि हाँ, जैसे कोई भी मतलब किसान है तो हाँ, उनको ऐसा लगता है कि मतलब कृषि कार्य को करके वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उद्योग की ओके। तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और कोई कुछ बताएंगे? आप लोग इंटरव्यू में ये सब बातें बोल कर आए होंगे, जिनका जिनका होगा बिहार को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो सबसे पहले मुंह पर यही आप लोग का जवाब रहता होगा, बिहार में इंडस्ट्री डेवलप करना है। अरे भाई, बिना इंडस्ट्री के कोई राज्य डेवलप नहीं हो सकता है क्या? इंडस्ट्री डेवलप करने का अर्थ विकसित होना होता है, या विकसित होने का मतलब इंडस्ट्री होता है क्या? हमने अपने जवान में डाल रखे हैं कि विकसित राज्य का मतलब, अगर विकसित राज्य होना है तो हमको क्या करना, औद्योगिक विकास करना होगा, औद्योगिक या औद्योगिकीकरण करना होगा। औद्योगिकीकरण का मतलब उद्योग धंधे लगाने होंगे। तो ये क्या बोलता है कि ठीक है, ये पार्ट मजबूत था, बहुत अच्छी बात है। यह सेक्टर जो था कुछ 1990 के पहले की स्थिति को स्पष्ट करता था। वर्तमान में क्या ये पॉसिबल है? हम सेवा क्षेत्र में इतना बेहतर कर सकते हैं, हम नए आय सृजित का, कोई कोई देश है अभी भी वर्तमान विश्व में ऐसा है कि सेवा क्षेत्र पर टिका है, बेहतर आय सृजित कर पा रहा है। तो हम एक एक इसको एक है ना, विकास होने का एक मानक माने, ना कि एकमात्र मानक माने। मानक मान सकते हैं पर एकमात्र मानक मान सकते हैं? नो सर। कोई बात। तो यही हम लोग गलती करते हैं। इंटरव्यू में भी आप लोग इस चीज को सब बोल कर आए होते आते हैं। एकमात्र मानक ना, उल्टा लिख दे रहे थे, ओके सॉरी। बाकी लोग निकल गए हैं क्या?
कौन कौन है बताइए कोई तो। चलिए, एकमात्र मानक इसको नहीं माना और यही हम लोग गलती करते हैं अभी। और पिछड़े राज्य को हम क्या समझते हैं? पिछड़े राज्य का मतलब कि वो पिछड़े राज्य का मतलब सीधा सा कृषि आधारित होगा, आधारित व्यवस्था होगा, यही मानते हम लोग हैं। तो इसको यस कैसे सर। हम ठीक कर, ये कैसे ठीक किया जा सकता है? जब तक हम आइडियोलॉजी को नहीं बदलेंगे, जब हमारी नीतियां इस रूप से नहीं बने बदलेगी कि जिन राज्यों में जो संसाधन है, जिन राज्यों में जो संसाधन है, अब किसी राज्य में कृषि है, किसी राज्य में उद्योग यानी आपको रिसोर्सेज है ज़्यादा, तो हमको उस आधार पर विकास, किसी राज्य में दोनों है तो दोनों का आधार पर हमको विकास करना होगा। किसी क्षेत्र में सेवा होगा, किसी राज्य में सेवा बेहतर होगा उसके पास, उन राज्यों में सेवा आधारित करना होगा। तो हम क्षेत्र विशेष के आधार पर अपने विकास मॉडल को विकसित करें, न कि पहले ही दिमाग में डाल लेना है कि विकास का मतलब औद्योगिकरण करना होगा, हम इंडस्ट्री लाएंगे तभी विकास होगा। अगर ऐसा आइडियोलॉजी विकसित कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वन वे पाथ पर चल जाते हैं। उसका प्रवासन का एक मुद्दा होता है, प्रवासन आप लोग सुनते होंगे, यानी लोग यहाँ से बाहर यस चले सर। जाते हैं ना। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि धारणा में वे विकसित है, धारणा में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ का मजदूर, बिहार का जो मजदूर वर्ग है वो पंजाब हरियाणा में जाके क्या करते हैं? यही काम करते हैं। पर वो यहाँ क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको स्वाभिमान की बात होती है, उनको लगता है कि हम आसपास अपने घर में ऐसे। हालांकि देखिए बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं कि उनको अवसर ज़्यादा नहीं मिलता है, फिर भी जिन लोगों को अवसर मिल रहा है ना, वो भी यहाँ नहीं रहना चाहते। उसके पीछे यही सिंपल सा धारणा है कि हमारा स्वाभिमान चला जाएगा, हम घर परिवार रिश्तेदारों में क्या होंगे, हमको ये बोले कि मजदूरी करा। पर वही व्यक्ति विशेष जाके पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र या बाहर से बाहर, भारत से बाहर जाके काम करने को तैयार है। लोग छपरा के लोग जाके या NXYZ किशनगंज के लोग जाके दुबई में बकरी चला सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं सेखों का। पर बिहार में वो बकरी पालन नहीं कर सकते। सरकार इतनी योजनाएं दे रही, इतनी भागीदारी उसको बढ़ा रही है कि बिहार में वो नहीं काम कर पाएंगे। तो उनको लगे नहीं हम बकरी पालन यहाँ करेंगे, हमारा समाज क्या बोलेगा, हमारा लोग क्या बोलेंगे, ताना मारेंगे, ये सब धारणा देखते हैं। कुछ आप लोग महसूस करते हैं इन सब चीजों को? यस सर। तो एकमात्र कारण ये नहीं समझिएगा कि बिहार से बाहर लोग जा रहे थे, यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ पर अवसर नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि लोग यहाँ पर अभी भी सामाजिक कुरीतियों में फंसे हुए, सामाजिक आलोचनाओं में फंसे हुए हैं कि लोग क्या कहेगा, लोग नहीं करेगा। वो जाके दुबई में सेक का बकरी चरा लेगा, वो भरी गर्मी में, भरी दोपहर में वो कर लेगा, पर बिहार में नहीं करेगा। या ऐसे राज्यों में वो नहीं करेगा जहाँ पर ऐसे यहाँ से लोग जो प्रवासन कर रहे हैं भारत से। आप जाके सोशल मीडिया और यूट्यूब को जाके ओपन कर लीजिए, से आज ही से देख लीजिएगा जाके, सेक का बकरी पालन, भेड़ पालन, ऊँट पालन देख लीजिए। कितने बिहारी लोग होंगे, कितने आपको यूपी के लोग होंगे, कितने और भी राज्य के होंगे। तो हमने ये धारणा बना रखा है, इस धारणा को तोड़ने की जरूरत है। रोजगार का मतलब रोजगार होता है, पैसा का मतलब पैसा होता है, बिजनेस का मतलब बिजनेस होता है। आप यहाँ बकरी पालन कीजिए, आपको यहाँ पे सरकार पॉलिसी दे रही है, यांत्रिकरण योजना कर रही है, सरकार तो दे रही है, पर नहीं करिएगा क्योंकि यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट है आपके पास। समझिए बात को। यस सर। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। फिर नीतिगत और प्रशासनिक कारण भी समझिएगा, नीतिगत और प्लस प्रशासनिक कारण भी आपके हैं इसके साथ साथ जुड़े हुए। अब ये क्या करता है? योजनाओं का असमान क्रियान्वयन कर देता है। जब तक नीति आयोग नहीं बना था उसके पहले एसी रूम में बैठ के लोग ना पूरे देश का योजना बनाते थे। वो ग्राउंड लेवल पर जाते ही नहीं थे कि पूर्वोत्तर का समस्या क्या है, दक्षिण का समस्या क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का क्या समस्या है, या मध्य भारत का क्या समस्या है, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों की क्या समस्या है। वो दिल्ली में कोना में बैठ के अपने एसी रूम से योजनाओं का क्रियान्वयन करते थे और पता चलता था जो विकास जाना है, जो ग्राउंड लेवल पर जाना है, वो जा ही नहीं पा रहा है। तो ये सब धारणा समझिए नीतिगत प्रशासन। तो अभी भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल अभी भी ऐसा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि प्रशासनिक तौर पर कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र विकास का हम विकास चाहते हैं तो क्या यहाँ के आम लोगों की राय लिए बिना कोई योजना क्रियान्वयन होना चाहिए या निर्माण होना चाहिए? नो सर।
क्या आज तक ऐसा हमने कोई धारणा विकसित कर रखा है कि कोई योजना आने से पहले योजनाओं को निर्मित करने से पहले वहाँ के क्षेत्र विशेष की लोगों की राय हम जाने, समस्या क्या है, समाधान वो क्या चाहते हैं, या उनकी अपेक्षाएं क्या है, हमसे सरकार से क्या अपेक्षाएं, प्रशासन से क्या है? आज तक कोई मॉडल आपने देखा है? पर ये चीजें आपको सीधा से एक देखने को मिलेगा। कल एक योजना का घोषणा होगा, बिहार उद्यमी महिला योजना, सबके अकाउंट में पैसे भेज दिए जा रहे हैं। अब उसका पता नहीं कि कैसे मैकेनिज्म करना है। बाद में पैसे अनियमितताएं होंगी तो सारे लोगों को पकड़ा जाएगा कि आपने पैसा बर्बाद कर दिया, आपने पैसे का यूज नहीं किया। पहले आपने पूछा उस व्यक्ति विशेष से कि आपकी क्षमता क्या, इस पैसे के क्या यूज करेंगे? समझने का प्रयास किया? नहीं किया। तो पैसा तो आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, योजनाओं के रूप में पैसा आप सृजित कर रहे हैं, लोगों के बैंक अकाउंट में डाल दे रहे हैं, पर उस यूटिलाइजेशन उसका क्या कर पा रहा है, कितना यूटिलाइज कर पा रहा है? कोई मैकेनिज्म आपके पास है? और मान लीजिए वो कर भी ले रहे, नहीं कर रहे हैं जो लोग, अब उसका बैकअप क्या आपके पास है? ये सब चीजों को समझिएगा। ऐसे ही आपने योजनाएं, बहुत सी योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास किया, ठीक है, अच्छी बात है, लाए, पर उसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, वो कैसे लोगों को अधिकतम लाभ दे पाएगा? जब तक उनसे ये पहले से नहीं पूछिएगा कि हाँ भाई, बिहार एक क्षेत्र, बिहार मान लीजिए आप बिहार को जाइए ऐसे कि यहाँ का क्षेत्र समस्या अलग होगा, यहाँ का समस्या अलग होगा, यहाँ का समस्या अलग होगा। तो भाई जो योजनाएं ला रहे हैं तो हर क्षेत्र विशेष के बाद है ना, उसका क्रियान्वयन अलग अलग प्रकृति की होनी चाहिए। जैसे महिला उद्यमी लाए हैं तो इस क्षेत्र की महिला उद्यमी को कुछ पॉइंट यहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर होनी चाहिए, यहाँ पर इसके क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर होनी चाहिए, न कि एक मॉडल होना चाहिए कोई योजना का। समान रूप से मान लीजिए 10 मॉडल आप एक योजना में 10 पॉइंट आप डाल रहे हैं, ठीक है, 10 पॉइंट डाल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इस क्षेत्र विशेष का 2 पॉइंट इसका ऐड कीजिए, 12 पॉइंट लाइए इसको, फिर 12 पॉइंट इसको 10+2 कीजिए, 10+2 कीजिए, 10+2 कीजिए, तो 10 पॉइंट सबका सेम रहेगा, पर 2 पॉइंट 3 पॉइंट क्या कीजिए, उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं के साथ जोड़ कर लीजिए। तो देखिए इसका आउटपुट उन योजनाओं कम खर्च पर अधिक लाभ दे जाएगा। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। ये चीज नहीं हमारे देश में है, किसी भी राज्य के पास ये मॉडल नहीं है। या आप प्रशासक बनिएगा, आपके पास भी ऐसा नहीं मॉडल है। अभी तक जो प्रशासक बन रखे हैं, क्या उनके पास ऐसा मॉडल है? आप कभी सुने इस प्रकार की चीजों को लेकर? या मान लीजिए जहां है नीति आयोग ऐसा माई गवर्नमेंट ऐप पर ऐसी पॉलिसी अपनाती है कि राय लेना है किसी योजना नीति को बनाने से, पर उसका क्या उपयोग हो रहा है, कितना वो फीडबैक को लिया है, जमा किया, कोई इसका डाटाबेस है हमारे देश में कि हाँ हमने आपकी बात को, राय को लिया है, इन योजनाओं में इसको शामिल किए आपके राय को? ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे पास है ही नहीं। तो ये चीज समझिएगा कि हम नीति निर्माण, प्रशासकीय नीतियों में ये सब चीजों को हम बेहतर जब तक नहीं करेंगे, हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो इसका समाधान क्या होगा? समाधान बताइए। अगर मान लीजिए सब चीजों का हम बात करेंगे तो समाधान इसका क्या होगा? समाधान तो सर बताएंगे कोई? जैसे सर इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रीय असमानता की, तो हाँ। स्थानीय स्तर पे जैसे हमारी पंचायती राज है, स्थानीय स्वशासन है, तो उसमें कहीं ना कहीं भागीदार को और मजबूती प्रदान नहीं कर सकते हैं? हाँ तो कर सकते हैं, पर उसके करने के तरीकों को बदलने की जरूरत है ना। भागीदारी नहीं बढ़ी है, महिला 74% हो गई है महिला भागीदारी पंचायतों में। आंकड़े अभी हाल ही में आए, डीएनए में आप लोगों को मैंने पेपर कटिंग में डाला है, जाके देखिएगा। जी। तो अब मान लीजिए भागीदारी तो बढ़ जा रही है, पर उसका आउटपुट उतना अनुपात में मिल रहा है? अभी भी पंचायत पैसे को लेकर राज्य वित्त आयोग से उसका वाह जोड़ता है कि भाई हमको पैसा दे दो। वो आज तक आपने मॉडल दिया है ऐसा कि कोई भी पंचायत अपने से वित्तीय प्रबंधन कर पाए और जो उसका सरप्लस उसको यूज कर पाए? आप सोच के देखिए, आप ये सब चीजें जमीनी हकीकत देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं इस चीज को, जो मैं जिस लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ। आप समझिए, सीधा सा अपने पंचायत को जोड़िए, आपके क्षेत्र विशेष का पंचायत जो होगा वहां का भवन निर्माण को देख लीजिए, भवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी बात करें, वहां के लोगों की कार्य गतिविधियों को देख लीजिए, जो लोग वहां पहुंचते हैं अपने कार्य कराने की, उसकी समस्याओं का आकलन कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएगा कि क्या समस्या है।
अगर मान लीजिए किसी पंचायत का खर्च, मान लीजिए किसी पंचायत का खर्च 100 रुपया उसका माह का है, ठीक है ना, मान के चलिए। अगर उसको 1000 रुपया खर्च करना पड़े तो अतिरिक्त जो 900 रुपया इसको जरूरत है वो कहाँ से पूर्ति करेगा? इसके पास कोई, उसके पास संसाधन है सृजित करने का? मेरा कहने का मतलब ये है, जब तक उसको अनुदान ना मिले। नो सर। यही मैं बात बोल रहा हूँ, हमारे पास ऐसा मॉडल है ही नहीं जिसके आधार पर, कुछ कुछ है जहां पर उनको टैक्स संग्रह की बातें दी गई है कि हाट से आप टैक्स संग्रह कर सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं, पर उसका विकल्प उसके पास ज्यादा ही नहीं है, मात्राएं सीमित है, तो वो जितनी जरूरत उसको वो कर ही नहीं पाता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ, तो ये है ना, ये सब नीतियों को बदलने की जरूरत है। बात वही बोलना है पर तरीका अलग चेंज कर देना है। ऐसा थोड़ी मैं कुछ अलग बातें बोल रहा जो आप लोग आज तक नहीं पढ़े, संतुलित विकास नहीं पढ़े हैं, शहर और केंद्रित विकास नहीं पढ़े, मानव पूंजी में अंतर नहीं पढ़े, और सूचना का समान वितरण नहीं पढ़े, पढ़े हैं बिल्कुल। पर तरीके को चेंज कीजिए कि ग्राउंड बेस्ड प्रॉब्लम के आधार पर अपने आंसर को लिखिए, ये नहीं कि किताबी ज्ञान के आधार पर, किताब में, मैगजीन में, किसी संस्थान के मैगजीन में लिख दिया है कॉपी पेस्ट करके, आप उसको पढ़िए। आप अपने आप को डेवलप कीजिए, आप प्रशासक बनिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि ग्रामीण विकास को ठीक करने के लिए आपके पास विजन क्या है, ऐसा नहीं कि सामने वाला का मुंह देख के आइए, आप सीधा से बोलिए, फटाफट 4 योजनाओं का नाम बताइए, किस आधार पर हम कर सकते हैं, विजन बताना है। आप समझ रहे मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ? जी सर। तो आप इस सब चीजों को नहीं जब तक समझिएगा ना, तो तब तक आप बता ही नहीं पाएगा। इंटरव्यू के जो लोग हैं दिए होंगे, मानसी और अविनाश जी है ना, चले गए हैं? यस सर। नहीं। क्या आप ये सब समस्याओं से अपने इंटरव्यू के दौरान फेस किए थे? कि विजन आपसे अगर पूछ दिया जाए, जब तक आप लोग नहीं जुड़े, नहीं काम किए थे साथ में, उससे पहले अगर आपसे विजन पूछ दिया जाता था तो क्या आप लोग विजन बता पाते थे? नहीं सर, तो यही चीज जुड़ने के समस्या की मैं बाद ही बात, क्लियरिटी आया। हाँ, तो यही सब समस्या की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, आपको अपने से फाइट करना है, हमको थोड़ी बैठना है वहाँ है। तो आप अपने आइडियोलॉजी को, लिखने क्षमता को बढ़ाइए, तरीके को बदलिए। तो तरीका कैसे बदलेगा? यही सब व्यू को क्रिएट करके, जब तक ग्राउंड में जो प्रॉब्लम नहीं है, जो ग्राउंड में जो प्रॉब्लम है उसको उत्तर में नहीं शामिल कीजिएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को इस व्यू से सोचने की जरूरत है, ठीक है ना? बाकी वही सब पॉइंट आएगा, बस तरीका है लिखने का अलग अलग। समझ में आ गई बातें? यस सर। चलिए, समाधान हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कोई बताएंगे? अगर मान लीजिए क्षेत्रीय असमानता को दूर करना है तो कैसे समाधान ला सकेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित क्षेत्रीय विकास नीति हम लाएंगे, जो अभी मैं बात कर रहा था उसी को उलट दीजिए सारी बात को। यस सर, चुनौती संतुलित, को उलट दिया जाएगा। हाँ हाँ, क्षेत्रीय विकास के नीति को लाएंगे, विकास नीति को हम लाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, पिछड़े क्षेत्रों में योजनाओं को निवेश सर। की बात, पिछड़े यस सर। क्षेत्रों को, पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करेंगे। और निवेश का मतलब ये निवेश नहीं करना है कि भाई राजनीति राजनीति से प्रेरित होनी चाहिए या अवसर से प्रेरित होनी चाहिए, जहां पर जो प्रॉब्लम है उसी के आधार पर निवेश होनी चाहिए। अभी जब हम तक ये पुश निवेश कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे ना, तब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे। कैसे मैन्युफैक्चरिंग में हमारा था, दिक्कत था, तो हम कौन सा योजना लाए, पीएलआई योजना लाए थे ना। यस सर। तो आज मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, किसी से छिपा हुआ है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से क्षेत्र विशेष को खोजने की जरूरत है, जहां से प्रॉब्लम क्रिएट है उसको ठीक किया जा सकता है। समझ गए बात को? यस सर। ये सब चीजें बात करनी है। उसके बाद क्या बात करना है कि पिछड़े क्षेत्रों में निवेश हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो मूल और संरचना है, मूल और संरचना, ठीक है ना, उसको बढ़ावा देना की जरूरत है, जिसमें आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बातें कर लीजिएगा और भी ऐड अपने अनुसार करते चलिएगा। XYZ बहुत सा चीज आ जाएगा। फिर उसके बाद MSME और स्थानीय उद्योग जो हमारे हैं, वोकल फॉर MSM, लोकल सर। हाँ, वोकल फॉर लोकल भी कर सकते हैं। इसी में ऐड करते चलिए ना, एक टॉपिक हो गया उसी में ऐड करते चलिए।
उद्योग हो गया, उसको बढ़ावा देना है, उसको बढ़ावा दीजिएगा। जितना बढ़ावा दीजिएगा इसी में वोकल टू लोकल या वन प्रोडक्ट वन विलेज वन प्रोडक्ट ला सकते वन हैं, डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन प्रोडक्ट, ये सब चल रहा है, जो भी है नया नया कॉन्सेप्ट डाल दीजिए। फिर हमको विकेंद्रीकरण को पुनर्प्रभाषित करने की जरूरत है। विकेंद्रीकरण नीति को है ना क्षेत्र विशेष लाने की जरूरत है, क्षेत्र विशेष। अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, जो हम सेंट्रलाइजेशन की डिसेंट्रलाइजेशन की बात किए हुए थे ना 73वां 74वां संविधान संशोधन के आधार पर, हमने प्रशासनिक रूप से राजनीतिक रूप से तो कर दिया है विकेंद्रीकरण, पर समस्या के आधार पर किया ही नहीं, आज तक किए हैं? कोई बताएंगे? नो सर। ये समस्या करिएगा ठीक तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो वही डाक के बाद वाला कौन को कहावत है, ढाक के 3 पात वाला रहता रहेगा। और ये बोलेगा समस्या तुम डाल डाल, हम पात पात वाला होगा। प्रशासन और जो हमारा विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका ये बोलेगी समस्या का समाधान ऐसे करो, और समस्या आपको मुंह पर खड़ा होकर ये बोलेगी तुम मेरा हमको समाधान करके दिखाओ, हम ठीक होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ये सब समस्या पहले से है। ये सब हम रूढ़िवादी विचारधारा से अभी भी कहीं ना कहीं सुसज्जित है। हालांकि काम इस पर बहुत हुआ है, पर अभी भी वही मूल धारणा में चीजें फंसी हुई है, जहां से हमें ग्राउंड लेवल पर भी सुधार नहीं किए। तो ये सब चीजें आप बोल के निकल सकते हैं, चीजों को ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब है कि इसके साथ साथ था WTO वाली समस्या ना। यस सर। अब WTO वाला में क्या आप लोग समझते हैं, पहले ये बताइए। अगर WTO के साथ हम बात करेंगे, सीधा से एक प्रश्न से आधारित इसको ठीक कर लेते, प्रश्न के आधार पर ही चीजें ठीक हो जाएंगी। WTO और भारत के बीच संबंध तथा उसके जुड़े प्रमुख मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, इस पर ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं की हैं, ताकि चीजें समझ जाएं आप लोग, तब उसके बाद अगले राउंड में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल देखेंगे। चलिए बताइए, WTO भारत के बीच संबंध तथा उससे जुड़े प्रमुख मुद्दों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। बताइए क्या क्या है समस्या, पहले तो इतना साइलेंट आप लोग पढ़ के रिवीजन करके नहीं आए थे खाद्य क्या? सुरक्षा सर हो सकता है ना, स्टॉक होल्डिंग तो भोजन। हाँ चलिए ठीक है, और बताइए। देखिए कोई सर फ्री की टॉपिक दिया जाए। सब्सिडी देना भारत का अपने किसानों को, वेरी गुड, हाँ, और अमेरिका सब्सिडी में इसका देना। विरोध करना, वेरी और गुड। अंबर बॉक्सिंग से। और पहले संबंध क्या है ये पहले बताने होंगे ना। अगर हम फ्रेमिंग इसका कर रहे हैं तो पहले भारत और WTO भारत के बीच संबंध क्या है, संबंध कैसे भारत बनाता है दोनों। संस्थापक देश रहा है अच्छा, WTO का। और कुछ? फिर भारत के लिए इसका महत्व क्या है, भारत के लिए WTO का महत्व क्या है, आपको ये बताना होगा। उसके बाद जाके आपको प्रमुख मुद्दे हैं, हम उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले तो संबंध बताना हो कि हाँ क्या करते हैं। पहले तो जो WTO प्रमुख सिद्धांत के तौर पर क्या अपनाता है, विश्व में सभी देश क्या अपनाते हैं, MFN का अपनाते हैं रूल, मोस्ट फेवरेट नेशन यस का, सर, मोस्ट फेवर्ड नेशन। फेवर्ड का यस सर। नेशन का अपनाते हैं। फिर उसके बाद नेशनल आपको ट्रीटमेंट देते, विदेशी और घरेलू उत्पादों के साथ समान व्यवहार का बात करता है ये। यस सर। हाँ तो यस ये आप लिखिएगा। पहले इसको पहले स्पष्ट कीजिएगा ना, कि नहीं कीजिएगा। उदारीकरण लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ट्रेड ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करता है, टैरिफ प्रतिबंधों को कम करना। यस सर। उसके बाद हाँ उसके बाद जो इसके बाद एक नीति होगी, स्थिर और पारदर्शी नीति अपनाता, सभी देशों को समान नीतियां होना। हालांकि कितना सही है कितना गलत हो बात की चीजें है। समान नीतियों को लाने की बात करता है।
वो अमेरिका में हो या भारत में हो या कोई छोटा सा तो वेटिकन सिटी हो, अगर तुम प्रोडक्ट निर्माण कर रहे हो तो सभी देश में समान बेचने का आधार होना चाहिए, यही ना बोलता है, नीतियां समान होनी चाहिए। यस सर। यस सर। पर हालांकि देखिए सभी जगह प्रश्नगत होते हैं अपने आधार पर, डब्ल्यूटीओ का पॉलिसी के आधार पर कैसे काम करता है, विकसित देशों से ज्यादा पीड़ित होता है, विकासशील देशों से की समस्याओं को कम देखता है, विकसित देशों की समस्या कम देता है, वो अलग मुद्दा है, बात करेंगे बाद में। फिलहाल तो यही पॉलिसी अपनाता है वो सभी देशों के साथ, उसके दिमाग में अगर डब्ल्यूटीओ के धारणा हम देख रहे हैं किसी देश के साथ, भारत के साथ ही क्यों देखेंगे, सभी देशों के साथ जब देखते हैं तो आप ये जरूर समझते होंगे जो MFN का वो कॉन्सेप्ट लेकर चलता है, सभी देशों को समान व्यापारिक लाभ हम देंगे, अवसर ऐसा बनाएंगे, एक ऐसा ग्राउंड बनाएंगे जहां पर छोटा देश हो, मंझला देश हो, बड़ा देश हो, सबको मिलेगा समान, अल्प विकसित देश हो, विकासशील देश हो या विकसित देश हो, सभी को समान बेचने का व्यापारिक लाभ समान देंगे। नेशनल ट्रीटमेंट या नेशनल लिबरलाइजेशन की बात करें, विदेशी और घरेलू उत्पादों के साथ समान हम व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई देश के अंदर उत्पादन नीति कुछ और है, उसका जैसे ही प्रोडक्ट जाता है वो विदेशों के लिए अलग पॉलिसी बना लेता है। समझ रहे हैं, पॉलिसी मतलब यहाँ पर छूट वो दे रहा है पर बाहर छूट नहीं दे रहा है। जैसे आप देखेंगे अभी आगे चर्चा देखेंगे, सब्सिडी का मामला यही सब में आता है। फिर ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करें, टैरिफ पर प्रतिबंध कम करना, हालांकि यह कितना व्यवहार में सही है प्रश्न है, अमेरिका के टैरिफ नीति से ही पता चल जाता है डब्ल्यूटीओ की भूमिका, कि अभी तक मौन है, कुछ बोलता नहीं है या ऐसी नीतियों को कभी खंडित नहीं करता है। तभी तो यूएन के मंच, यूएन के महासचिव ये बात बोल जाते हैं कि यूएन जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूर्ण रूप से कार्य विहीन हो गई है। तभी तो यस डब्ल्यूटीओ सर, की जैसे एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में बोले हैं, तो पूर्ण विचार की बात कर यस रहा, सर, तो कल ही जब के पेपर में शायद था। हाँ हाँ, तो ये सब चीज सोचिए, कोऑर्डिनेट करके बात बोलिएगा तो आंसर आपका परफेक्ट जाएगा। तो कुल मिलाकर नीतिगत स्वतंत्रता की बात करता है, यही कुल मिलाकर अगर कुछ भी पॉलिसी लाने की वो बात कर रहा है तो नीतिगत स्वतंत्रता की बात करता है। डब्ल्यूटीओ यही बोलता है ना कि भाई हम नीतिगत स्वतंत्रता तुम लोग को देंगे। ऐसी ही धारणा के साथ डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? यस सर, 1995 में। हाँ, तो उस समय की गई थी, पर हम 2026 एक में एक उन्नीस सौ 2025 में बैठे हुए हैं ना। यस सर, तो 26 में। 2000 सॉरी 26 में बैठे हुए हैं। तो 2026 में जब बैठे हुए हैं तो क्या लगता है कि 2026 में और 95 के बीच का जो दूरी रहा हम उसको ठीक कर पा रहे हैं? बताइए। वही ढाक के 3 पात वाला नहीं सर, बैठा हुआ ऐसा। है, ऐसा है ना। तो यही प्रश्न है, आपको समझाना उसको है कि भाई हम कैसे ठीक करेंगे इसको, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ये सब चीजें बात की जा रही है। अब आपको यह समझाने का जरूरत पड़ेगा इसमें कि हम क्या क्या बातें यहाँ पर बोले, क्या क्या बात लिखे जिससे हम जस्टिफाई कर पाए चीजों को लेकर। समझ में आई बात? चलिए, अब है कि भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है भाई, तो भारत के लिए कोई महत्वपूर्ण डब्ल्यूटीओ क्यों है बोलिएगा। भारत के लिए सर, जैसे सर आयात और निर्यात दोनों दृष्टिकोण से सर, इसका जो नीति है डब्ल्यू सर। वेरी गुड, बोलते जाइए और फटाफट बोलिए। बोला जाए। और लोग नहीं बोलेंगे, इतना इजी चीजें हैं, बताइए। देखिए, जो टॉपिक दिया जाता है ना उसको कम से कम एक बार रीड करके आइए, ज्यादा चीजें हम समझा पाएंगे, नहीं तो अपने वे से हम देंगे तो फिर तो हम वीडियो बना ही रहे थे टीवी पर ना। समझ रहे बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। यहाँ पर आए हैं, गूगल मीट में आए हैं तो पढ़ के आइए, तो बहुत सी चीजें आपको ऐसा चीज बता दें जो टीवी पे पॉसिबल नहीं है बताना, रहता है नहीं बता पाते। वहाँ रीजन है कि वहां पर उस तरीके का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ टू वे कम्युनिकेशन बनेगा, आपकी समस्या के आधार पर, आपके प्रश्नों के आधार पर यहाँ तुरंत टॉपिक चेंज हो जाएगा। इसलिए टॉपिक दिया जा रहा है तो उसको 2-3 बार रीड करके आइए, चीजों को समझ के आइए, तो हम और भी अच्छे तरीके से चीजें समझा पाएंगे, नहीं तो वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर तो जो देना चाहते वो हो ही नहीं पाएगा।
चलिए, निर्यात संवर्धन वृद्धि होगी, निर्यात वृद्धि के लिए हम डब्ल्यूटीओ की जरूरत पड़ती है। यस सर। फिर वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने के लिए इसकी जरूरत होती है। यस सर। फिर विवाद निपटारण मंच के तौर पे इसका उपयोग करते हैं। यस निपटान मंच के तौर पे इसको प्रयोग करते हैं। एफडीआई प्रोत्साहन को हम बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जितना बेहतर पॉलिसीज हम बनाएंगे, डब्ल्यूटीओ के मंच पर अपनी पॉलिसी को रखेंगे, सभी देश वहां की पॉलिसियों को रीड करते हैं। जो एफडीआई हमारे निवेश आता है तो वो निवेश यहाँ बढ़ेगा। तो एफडीआई निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए डब्ल्यूटीओ का हम यूज करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट शायद आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने, सुने थे आज तक एफडीआई को प्रोत्साहन करने के डब्ल्यूटीओ का हम यूज करते हैं। ये सब चीज जब तक नहीं पढ़िएगा, जब तक समझिएगा ना चीजों को, उस रूप से नहीं लिख पाइएगा। तो इसीलिए क्या करना है, पढ़ना है, समझना, आगे बढ़ना है। चलिए, अब है कि प्रमुख मुद्दे इसका क्या है। अब प्रमुख मुद्दे की जब हम बात करते हैं ना, प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं, कोई कोई बताएंगे प्रमुख मुद्दे। ये सब तो आप लोगों को सब पता होगा। जैसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर कृषि क्षेत्र का मुद्दा है ना। सर भारत की जेनेरिक दवाओं का जेनेरिक दवाओं का और इसी में मछली। अगर, हाँ वेरी गुड। और भी बहुत कुछ है। सब्सिडी विवाद को लेकर हम बात करते हैं, सब्सिडी विवाद हमारा है ना। पीएलआई को लेकर के सर बार बार। हाँ वेरी गुड। ये सब तो आप लोग सुनते हैं पेपर में, तो ये सब पेपर कटिंग तो आप लोगों को ये सब है। ट्रिप्स का जो अधिकार है, बौद्धिक और संपदा जो अधिकार है, यस सर। ट्रिप्स का जो नीति है, या बौद्धिक संपदा अधिकार की बात होता है। फिर सेवा क्षेत्र में गेट्स जो कॉन्सेप्ट है, सेवा क्षेत्र विवाद, आईटी का क्षेत्र विवाद सुने हैं। आईटी बीपीओ का यस प्रॉब्लम, सर। जीएटीएस के गेट्स का विवाद। उसके बाद आप देखते होंगे ई कॉमर्स का विवाद, जो पिछले साल बहुत चर्चा का विषय था। बीपीएससी ने यहाँ से प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था, डिजिटल व्यापार। ये सब सुने होंगे। तो ये सब विवाद है, तो ये सबको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। तो जब हम कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या विवाद है भाई। तो सबसे पहले मार्केट एक्सेस की बात करते हैं। मार्केट एक्सेस की बात करते हैं ना, एक्सेस की बात करते हैं, डोमेस्टिक सपोर्ट की बात करते हैं। ये सब प्रॉब्लम है। 3 भागों में डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात करता है, जिसको एओए कहते हैं। तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करता है, तो बोलता है कि हम मार्केट एक्सेस सामान देंगे, डोमेस्टिक सपोर्ट सामान रखेंगे, और एक्सपोर्ट सब्सिडी हम सामान रखेंगे। 3 चीजें याद रखिएगा। एक्सेस हो गया, डेमोस्ट्रेटिक सपोर्ट की बात करते हैं, और तीसरा क्या कहेगा कि हम एक्सपोर्ट जो करेंगे, एक्सपोर्ट की जो बात करते हैं ना, सब्सिडी हम सामान रखेंगे। ये 3 बेस पर वो काम करना चाहता है। इसी में भारत की समस्या क्या आती है, भारत का पक्ष क्या रहता है कि भाई नियम तो तुम ठीक बना रहे हो, तो कृषि सब्सिडी 10% का तुम तय कर रखे हो, वो अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे डब्ल्यूटीओ बोलता है इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, पर भारत अपने जब सब्सिडी अधिक देता है। तो आप देखेंगे एमएसपी जब मूल्य की बात हो रही थी, तो भारत चाह कर भी है ना, जो किसान आंदोलन हुए थे उसको, उसके नियमों को नहीं मान पा रहा था, नहीं मान रहा था, उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धता के आधार पर हम अधिक मूल्य नहीं दे पाते हैं। तो ये भी है भारत का। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, दोनों को यहाँ पर चेक करना पड़ता है। ये सब समस्या देखने को मिलता है। तो विकसित देश जैसे यूएसए, यूई देश क्या बोलते हैं, अधिक सब्सिडी देते हैं, भारत सब्सिडी कम देने करने का दवा देते हैं, पर यहाँ समाधान नहीं करता। डब्ल्यूटीओ को दो तरीके का व्यवहार करता हुआ दिखता है कि अमेरिका और यूएई क्या करता है, बहुत सब्सिडी देता है, पर उसके फर्म कॉन्सेप्ट पर देता है, व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा नहीं देता है। पर भारत व्यक्ति विशेष पर देता है, तो यहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, खाद्य सुरक्षा सर्वोपरि यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण यह बोलता है कि भाई हम सब्सिडी इसलिए देते हैं कि खाद्य सुरक्षा हमको रखना है, गरीबों के लिए पीडीएस आवश्यक है, इसलिए हम, मेरे पास चीज़ें हैं। तो इसके लिए विकल्प भारत को क्या देता है, पीस क्लॉजेज का सहारा लेता है। ये सब सुने होंगे, पीस क्लॉजेज है ना। फिर सब्सिडी विवाद में डेवलप्ड देशों के ग्रीन बॉक्स की छूट देता है, डेवलपिंग देशों के लिए अम्बर बॉक्स की छूट, प्रतिबंध लगाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है, आपको ये सब चीजें कहीं ना कहीं असम विवाद का कारण बना देती है।
फिर भारत क्या बोलता है? भारत बोलता है स्पेशल एंड डिफिकल्ट ट्रीटमेंट हमें दे, हमारे हमारे जैसे देशों को जो हमको जो समस्या समाधान ढूंढने का तंत्र हमको उसी अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि तुम एक अम्बर बॉक्स बना दिया है, एक ग्रीन बॉक्स बना दिया है और उसके आधार पर तुम एक तय कर दो। तो हमको जो आवश्यकता, अभी हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता है लोगों को खाद्य सुरक्षा कराना। अभी मान लीजिए खाद्य संकट हो गया, हम नहीं सब्सिडी देंगे तो क्या हमारे व्यक्ति विशेष को खाना पहुंच जाएगा? तेल सब्सिडी मान लीजिए हम नहीं देंगे विषय स्थिति पर, तो क्या हम उस तक पहुंचा देंगे खाना? नहीं पहुंचा देंगे, नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमारे लोगों को मरने दें। इसलिए वो योजनाओं में हम देते हैं, तो हमको उस तरीके छूट होनी चाहिए। इसी तरीके से टिप्स नीति है, पेटेंट और आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उससे संबंधित मुद्दा है टिप्स नीति में। तो ये क्या बोलता है? दवाइयों के पेटेंट कीमतों में वृद्धि की बात करता है। तो यहाँ पर भारत का दृष्टिकोण है सस्ती दवाओं की उपलब्धता। भारत विश्व का सबसे सस्ती जेनरिक दवा बेचता है, जिसके माध्यम से ये विकसित देश बोलते हैं तुम मेरा दवा का जेनरिक बना ले रहे हो, 15 साल के बाद 10 साल के बाद तुम कर लेते हो, पेटेंट ले लेते हो और बना लेते हो, और विश्व का सबसे बड़ा जेनरिक बाजार के तौर पर उभर गए हो, तुम पैसा मेरा खा ले रहे हो। तो ये बोलता है भाई तुम लोग, भारत का पक्ष ये है कि विकसित देश में ये धारणा बनी हुई है कि हम जो पेटेंट करें उसकी नीतियां और भी विस्तृत होनी चाहिए, कठोर, हमको उसका टैक्स मिलना चाहिए। पर पेटेंट और आईपी, जो आईपी की बात होती है उसमें संशोधन हो ही नहीं रहा है। मेरे प्रोडक्ट को तुम कर ले रहे हो, जैसे हमारी हल्दी हमारी प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ से शुरू हुआ था, तुम अमेरिका उस पर पेटेंट ले रखा था। ये सब चीजें कहीं ना कहीं दोहरा, ये सब हमको ठीक करने की जरूरत है। अब सेवा क्षेत्र में आप देखे होंगे स्किल मैन पावर एक्सपोर्ट का नाम सुने हैं? स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट का नाम सुने हैं? कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग SME कहते हैं। कोई बता सकते हैं? सीधा सा अर्थ इसका ये समझिएगा कि भारत अपने लोगों को कौशल दे रहा है, और भारत के लोगों को बाहर विदेशों में जो जरूरतें हैं उसके अनुसार कौशल दे रहा है, और वहां भेजकर वहां के ब्रेन ड्रेन को खतरा कर दे रहा है, वहां के लोगों का जो अवसर उसको छीन रहा है। कहने का मतलब ये है, मान ली अमेरिका में लोग हैं, अमेरिका में स्किल लेबर की जरूरत है, स्किल लोगों की जरूरत है, तो भारत वैसे ऐसी पॉलिसी को बना रहा है जिसके आधार पर अमेरिका में जाके वहाँ के लोगों के रोजगार को छीने और भारत के लोग भारत में पैसा रेमिटेंस के तौर पर भेजे। ऐसे ही यूएई में, ऐसे ही अन्य विकसित देशों में भारत अपने टारगेटेड बाजार के आधार पर लोगों को कौशल कर रहा है, तो इसको स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट बोल रहा है। तो ये क्या है? एक विवादित मुद्दा है WTO का। तुमने एक नया विकल्प तलाश लिया, भारत को कहता है वो सब सारे देश मिलकर कि तुमने एक नया विकल्प अपने लोगों को कौशल कर दे रहे हो और हमारे देश में भेज दे रहे हो। तो इसलिए देखते हैं H1 वीजा का कॉन्सेप्ट देखते हैं अमेरिका लगाता है, बड़े रात अभी हाल ही में भारत के लोगों पर लगा दिया था, पैसे अतिरिक्त शुल्क लिए, कुछ पैसे दो हमें, हमारा नागरिकता ले लो। तो ये सब विवाद के कारण है, जिसको आपको समझना समझाना होगा, ठीक है ना? समझ गए? ऐसे ई कॉमर्स डिजिटल की बात करें तो ई डिजिटल में आपको देखने को मिलता है डिजिटल सॉवरेनिटी की बात होती होगी। सभी लोग ई कॉमर्स लोग क्या बोलते हैं? भारत बोलता है कि हमारा डाटा हमारे पास रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फेसबुक और गूगल का डाटा उसके देश में, हमारे लोगों का सारा डाटा रख लो, तुम हमारे लोगों के, हमारे बाजारों को तुम प्रभावित करने लगो। कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, टॉप 10 के प्रोडक्ट कौन है, तुम डिसाइड करवाने लगो। व्यक्ति विशेष अपने आधार पर सर्च करेगा, हमारा डाटा हमारे पास होना चाहिए। ये सब आपको कहीं ना कहीं विवाद का कारण वहां पर बना हुआ है। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत विकसित देशों के साथ नेतृत्व बना सकता है, विकासशील देशों के साथ, जैसे देखते हो अफ्रीकी कंट्री के साथ भारत का इस मुद्दे पर साथ होता हुआ दिखेगा। चीन भी भारत के साथ होता हुआ कभी कभी दिखता है किसी मुद्दे पर, जैसे मछली वाले में, फिर ई कॉमर्स में साथ होता दिखता है। खाद्य सुरक्षा को लेकर जो अल्पविकसित देश है, विकासशील देश, वो साथ होता हुआ दिखेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के बतानी होगी। समझ में आ गई बातें? हेलो, यस सर। तो कल जो टॉपिक देंगे सर। आज, उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, ठीक ना? तो और भी मजे से हम आप लोग को समझाएंगे और भी तरीके से समझाएंगे। अधिक लाभ लेना हमसे, है ना? तो यस कम सर। से कम टॉपिक को जरूर पढ़िए 1-2 बार, कम से कम कुछ कुछ बातें बोलेंगे, इस पर नील मत हो जाइए, एकदम ब्लैंक मत हो जाइए।
नहीं तो सर ब्लैंक होंगे तो नुकसान आपको होगा, हमको क्या होगा? हाँ बोलिए। बोले तो सर टॉपिक जो सर देते हैं ना सर, हाँ उसमें सर और थोड़ा सा मतलब क्लियरेंस कर दीजिए, जो मतलब जैसे सर मतलब इस दोनों के बीच अब में संबंध को पढ़ना है, चुनौती को पढ़ना है, क्या नहीं क्या। नहीं, देखिए PYQ आपके पास होगा ना? PYQ नहीं है हम्म, बीपीएससी का? है है सर। तो टॉपिक में देके जाके देखिए उसमें PYQ क्या क्या क्वेश्चन है, वही पढ़ना है ना। देखिए देखिए अविनाश जी, ज्यादा यस सर। करिएगा उत्तर ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूज नहीं करना खुद को। देखिए PYQ जैसे टॉपिक आपको आज दिए हम, क्या कहाँ गया टॉपिक आप लोगों ने दिए? एक सेकंड रुक जाइए, निकालने दीजिए। हाँ, टॉपिक कल का था भारत के विकास और क्षेत्रीय असमानता का संबंध, ये मेन टॉपिक हो गया। इससे रिलेटेड जाके देखिए PYQ में क्वेश्चन पूछा होगा, 3-4 क्वेश्चन होंगे, उसी टॉपिक को सब टॉपिक को पढ़ लेना है। अब PYQ को ही बना पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट नहीं लगाना है। अगर एग्जाम निकालना है ना, और आप लोग के पास एक्सपीरियंस इंटरव्यू तक का, आपको पता होगा क्या करना है। सर नए बच्चों को ये पीवाईक्यू तो करना। सर मिक्स है ना सर। मिक्स कैसे है? अलग अलग भी आप है। अलग अलग टॉपिक वाइज किया हुआ नहीं है, बहुत से प्रकाशन का आता है। अच्छा, एक बार मार्केट सर्च कर लीजिए, नहीं है तो एक बार बता देंगे और ग्रुप में लिख देंगे, ठीक है, ले लीजिएगा उसका। ठीक है ठीक सर। है। बिहार में तीव्र आर्थिक विकास, मुख्य बाधाएं या चुनौतियां, इससे रिलेटेड आपको 5-6 क्वेश्चन पूछ रखा है। तो क्या क्या टॉप सब टॉपिक वो पूछा है तो उसको रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना है। समझ में आ गई बात है? तो आइए पढ़ के तो ज्यादा चीजें समझा पाएंगे। ठीक है ना? और ये सेशन अगर कर लेते हैं ना, जो रेगुलर अब चलेगा एग्जाम तक, जो मेंस आप लोगों का होगा उससे एक सप्ताह पहले खत्म करेंगे। 15 दिन का मैराथन जो चलेगा, कितने तारीख से किए हुए? 27 तारीख से कि 28 तारीख से? 27 से शायद से। हाँ 27 से मेंस मैराथन है ना, वो अगर कर लेते हैं ना, बीपीएससी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो पूर्व जो पहले मेंस दे रखे हैं ना, उस सीरीज को करके उनको पता है ये चीज। तो आप लोग विश्वास रखिए इन सब चीजों का, कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट योग उम्मीदवार बनने के लिए योग एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको। तो मेरा कहना है कुछ पढ़ के आइए, कुछ उस पर डाउट होगा उसको लिख के आइए, तो यहाँ पूछ पाइएगा ना। यस सर। यस सर। यस सर। नहीं तो हम कथा बाचेंगे और आप कथा सुन के चल जाएंगे, फिर एग्जाम में फिर वही दिन में तारे दिखने लगेंगे आप लोगों को। तो वो स्थिति हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और इस बार जिनका इंटरव्यू इस बार हो तो उनका तो हो ही जाना चाहिए, अच्छे अच्छे नंबर आप लोग आने वाले हैं। पर जिनका इस बार मेंस होए, जो प्योर 72 71वीं के लिए लगे हुए हैं, जो 72वीं के लिए लगे हुए हैं, उनको क्या करना है, अच्छे से तैयारी कीजिए और लास्ट अटेम्प्ट समझ के तैयारी करके निकलिए। अगला साल हमको मत परेशान कीजिएगा आप लोग, सर फिर हमको एडमिशन लेना है। ठीक है ना? तो मेहनत इसी यस। बार कर लीजिए, और हमसे जितना मेहनत करवाना है हमसे करवा लीजिए, उतने लेवल पर जाके कर लेंगे। बस शर्त यही है कि कुछ आप लोग पढ़ के आइए, कुछ क्यूरी होगा उसको लिख कर आइए। क्लास होने से पहले डाल दीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा पहले, ताकि हम देख लेंगे, उस सारे क्यूरी को ध्यान में रखेंगे, उसी अनुसार से उसको टॉपिक को हम मैनेज कर देंगे, समझा देंगे। ठीक है ना? यस सर। तो थोड़ा मेहनत अपने सर तरफ से जो कीजिए। बोलिए। जो मतलब टॉपिक आप देंगे उसको खुद से कहीं से, नेट से, गूगल से कहीं से पढ़ के आना है, या फिर हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ हाँ, कर? प्रीवियस ईयर को केवल पढ़ लीजिए ना, आइडिया तो लग जाएगा ना इसमें क्या क्या हमको देखना है, क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, मुझे ठीक है लगा ना? था कि सर जो आप पीडीएफ देते हैं उसमें से ये सब नहीं, क्वेश्चंस हैं। मत पीडीएफ बाद में देते हैं। रीजन है कि पहले आप तो समझिए टॉपिक में पढ़ना क्या है। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से अलग रहा है। जो मानसी लोग हैं, पुराने स्टूडेंट लोग हैं, नीतू लोग हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, उनको पता है पहले आपको पढ़वाएंगे हम, क्योंकि पहले आप समझिएगा ना समस्या क्या क्या है, पढ़ना हमको क्या क्या है। नहीं तो वन वे हम कागज दे दिए ना पीडीएफ पर, उसी को पढ़ के बैठ जाइएगा। और सारे संस्थान तो यही करते हैं ना, पहले पीडीएफ थमा देते हैं आपको, पढ़ के आ जाइए बाबू, और उसके बाद आप एक कुएं में बंद हो जाइए, और उसी के अनुसार उसमें छपाका मारते रहिए। पर क्वेश्चन आएगा कुआं के बाहर वाला। समझिए मैं क्या सर एग्जाम्पल जैसे समझाने से। इंटरव्यू में सर हाँ जैसे बोलिए। इंटरव्यू में बहुत सारा मतलब हम लोग को बेनिफिट मिला था सर क्लास का, हाँ उसी तरह से सर कुछ ऐसा फ्रेम करिए जो मेंस में भी सर बाकी वही। लोग से थोड़ा सा अलग दिखे, कॉपी अलग दिखे देख, सर। मानसी है कि चली गई? मानसी है? यस आएंगे चली सर। गई? सर। यस नीतू सर। जी है?
आप लोग को लाभ मिला था पिछले बार जो मेंस मैराथन कराए थे 15 दिन का, लाभ यस मिला सर, था वही एग्जाम? तो है, रामबान है सर वो सेशन तो तो के ठीक लिए। है, अब विश्वास इसी पर रखिए अविनाश जी। नहीं सर, विश्वास जैसे सर आप पे पूरा है, जैसे पहले से सर इंटरव्यू विश्वास था। सर इंटरव्यू में पहले से जैसे आपको करवा के रखे हैं ऐसा। हम तो सर इंटरव्यू इंटरव्यू में दे के आए तो सर सबसे पहले पहला कॉल सर आप ही को किए थे, सर ऐसा ऐसा इंटरव्यू रहा, हाँ बहुत अच्छा रहा सर। हाँ, और तो बहुत जैसे मतलब विश्वास आपको इंटरव्यू में क्रिएट हुआ है ना, यस आपको सर, उसमें 1% की कमी मेंस में नहीं होगी। सबसे अलग कॉपी होगी। शर्त मेरा ये है कि टॉपिक को एक बार पढ़ के पहले से आइए। यस सर, आप बताइए ना टॉपिक, हम 10 बार पढ़ के आएंगे, कोई तो जो दिक्कत नहीं। टॉपिक ग्रुप में तो डाला हुआ रहता है, देखिएगा। ग्रुप नहीं देखते हैं? देखिए उसको, ग्रुप को डेली एक दिन ग्रुप पहले हम देखे थे डाल देते सर, तो। हाँ, तो एक देखे बार थे पढ़ सर, के लेकिन आइए। हम इधर उधर से बस थोड़ा सा देखे, हमको लगा जो हाँ, तो आप पी ही वाई उसमें क्यू ज्यादा पी वाई क्यू हाँ, हम नहीं समझ पाए होंगे। पी वाई क्यू एक बार जरूर देख के आइएगा, ताकि है यस ना। सर, और उसका क्यूरी लिख लीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा, जिसके आधार पर उसका टॉपिक को फ्रेमिंग उसी के अनुसार हम करेंगे। यस सर, ठीक है ना? चलिए, तो कल यस फिर सर, मिलते हैं, ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो फिर गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट सर सर। वो थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, सर। थैंक यू, वेलकम वेलकम।